नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। 15 अगस्त आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। न्यूज़ 24 के दर्शकों को और इस देशवासियों को आज आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से सुनने को मिला। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 9वां भाषण था। 9वीं बार वो प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देने वाले बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री हैं। गैर कांग्रेसी भी पहले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा और अगली बार 15 अगस्त पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे पाएंगे या उनकी जगह किसी और चेहरे को देखेंगे? आज प्रधानमंत्री के भाषण के क्या कुछ मायने हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश भारत के लोगों को ये समझने के लिए कि प्रधानमंत्री ने आज क्या संदेश दिया। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हैं, हेमंत तिवारी जी हैं और हमारे सहयोगी न्यूज़ 24 के वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत सतीश के सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। वरिष्ठ, आपका अनुभव, हम सब ने आपको देखा सुना है। क्या समझ में आता है प्रधानमंत्री के आज के भाषण से? क्या संदेश देने में देश के पीएम कामयाब हुए जनता को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपने बुनने में माहिर हैं। शायद उनके जैसा सपना दिखाने वाला व्यक्ति पूरे देश में आज तक पैदा ही नहीं। आज के भाषण से मैं ये कह सकता हूं कि आज उनके भाषण में नेहरूवियन टच था, नेहरूवादी भाषण हमें लग रहा। हालांकि नेहरू जी को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से एक राजनेता के रूप में भी बोल रहा था और एक राजनैतिक नेता के रूप में भी बोल रहा था। राजनेता के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि आज उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, यूनिटी शब्द, 2047 के विकसित भारत का सपना, विश्व में भारत की बढ़ती साख और
एक क्या कहा जाए कि सब लोगों को संबोधित करते हुए वो एक राजनेता का भाव आता है। लेकिन अगर आप राजनैतिक रूप से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो अब 2024 के चुनाव का नतीजा भी बता रहे थे और ये भी कहे कि वो अगले साल लौट के वापस आएंगे, इसका भी डंका वहां से बजा रहे थे। और इसी क्रम में आपने देखा सुना होगा तो उन्होंने क्या कहा कि आज वो अचानक से सामाजिक न्याय पर बोलने लगे। सामाजिक न्याय इस देश में सामाजिक तो है ही, राजनैतिक शब्द भी है और उससे उन्होंने करप्शन, तुष्टीकरण और परिवारवाद, पारिवारिक पार्टियों को जोड़ा, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य ये लगता था कि वो एक चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक और राजनेता दोनों में थोड़ा अंतर है, तो वो दोनों चीज आज उनके उसमें दिखा। जैसे उन्होंने मणिपुर पर आज जो जितना खुल के बोला कि शांति की बात की, शायद वो उस तरह से नहीं बोले थे पहले संसद में, संसद से पहले भी जब बयान दिया था तो वो नहीं बोले, लेकिन ये सारा कुछ दिखा और एक विकसित भारत का उन्होंने सपना दिया। हालांकि पिछले साल भी उन्होंने इस विकसित भारत का जिक्र जरूर किया था। तो हम ये कहेंगे कि लबोलवाब ये है, मेरी एक अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि प्रधानमंत्री ने ये जो आज भाषण दिया है 2014 में दिया होता तो मैं उसको ज्यादा उसका मतलब क्या कहें उसका झंडा ज्यादा उठाता। तो वही है कि जैसे मैंने कहा कि संक्षेप में कि नेहरूवियन और 2014 ये मुझे याद आ गई। और आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। जी बिल्कुल सतीश के सिंह जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत अहम बात की तरफ आपने इशारा किया है कि प्रधानमंत्री ने 9 साल बाद जो बात कही है वो उन्हें 9 साल पहले कहनी चाहिए थी, उनके पहले भाषण में ये बात आनी चाहिए थी और उसके बाद उत्तरोत्तर हम उन बातों का जिक्र सुनते हैं जो उनकी सरकार के द्वारा किए गए काम हैं। हेमंत तिवारी जी, प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो क्या उन्हें अगले चुनाव में वो डंका बजाने वाले हैं, इसका ऐलान वहां से करना चाहिए? क्या ये नैतिक और संवैधानिक दोनों है? बड़ा जरूरी सवाल है और मुझे लगता है कि इसका एक सांकेतिक उत्तर सतीश जी ने अपने पूर्व के संबोधन में दे दिया है। लेकिन एक बात जान लिए, हमारे देश की पॉलिटिक्स आज जिस मुकाम पे खड़ी है वहां नैतिकता, शुचिता, इन सब के मायने बहुत बचे नहीं रह गए हैं, ये वास्तविकता है। जहां तक भाषण का प्रश्न है, सुनिश्चित रूप से नरेंद्र मोदी पिछले 2014 से लगातार जिस तरीके का भाषण लाल किले की प्राचीर से देते आए हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ भी रखा। उनके हर भाषण को आप गौर करिए 2014 से, तो वो एजेंडा एक रखा करते थे, एक मिशन का सूत्र रखा करते थे जो उनके अगले साल और अगले सालों के लिए तय होता था, जिस पर मिशन मोड में गवर्नमेंट काम करती। चाहे आप कभी भी देख लीजिए, हर घर नल योजना शुरू होनी हो, स्वच्छ भारत का विषय शुरू होना हो, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जो भी सूत्रवाक्य उन्होंने दिए उसके लिए उन्होंने लाल किले की प्राचीर को सबसे एक बुनियादी और महत्वपूर्ण स्थान रखा। और आज का पूरा भाषण आप देखिए, उनकी भाव भंगिमा देखिए, उनके बोलने का अंदाज देखिए, ऐसा कहीं से नहीं लगा कि उनका लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण है। और उनके जो कथ्य इसमें आए कि जैसे 2000 अगले साल यानी 2024 में भी वे यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से अपनी बात करेंगे। इसके पहले आप देख लीजिए कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान उन्होंने इस तरह की बातें बोली कि हम आ रहे हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंस शो करना। हालांकि नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा से यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में, खास तौर से जो विशेष भाषण होता है उसमें
एक कुछ दंभ और अहंकार की बात होती है। ये आप 2014 से हर भाषण पे ख्याल करें, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सबको याद होगा, तो ये बात कही जाती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो एग्रेशन उनके भाषण में देखने को मिलता है वो पॉलिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं। आज ही आप देखिए उन्होंने जितनी बातें कही उसमें 10 साल का एक तरीके से उन्होंने हिसाब दिया, 9 साल उन्होंने क्या किया है, जो भी स्टेट्स को कितना ज्यादा सहायता देने के मद में कितनी राशि बढ़ोतरी हुई उसका उन्होंने जिक्र किया। मतलब जैसे आप किसी इलेक्शन में जाते हैं, आपके सवाल के मूल उत्तर पर आता हूं, जैसे आप इलेक्शन मोड में होते हैं, किसी चुनाव रैली में जाते हैं, तो जो बड़े नेता हैं वो पहले अपनी 5 साल की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम आपके आशीर्वाद से फिर आ रहे हैं। तो एक तरीके का वही रिपीटेशन प्रधानमंत्री ने यहाँ किया। हम इसको बुरा इसलिए नहीं मानते, इस देश में कोई भी कितने बड़े पद पर बैठा हो तो अवसर देखता है तो अवसर को अपने हिसाब से अपनी भाषा में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेता है, उसका मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। तो नरेंद्र मोदी ने भी यही किया। मुझे इसमें कुछ बहुत ज्यादा उनके स्तर पर श्लाघा या नैतिकता के स्तर पर बहुत बड़ा निषेध मैं नहीं पाता हूं। हाँ, एक बात जरूर आपने ध्यान दी होगी कि नरेंद्र मोदी तय करके आए थे कि हम कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो जो, जो विशुद्ध पॉलिटिकल हो। विशुद्ध पॉलिटिकल से मेरा मतलब कि आज के पहले नरेंद्र मोदी जब भी देश की जनता को संबोधित करते थे तो मेरे प्यारे देशवासियों बोलते थे। आज आपने ध्यान दिया होगा उन्होंने इसके बजाय मेरे परिवारजन इसका इस्तेमाल किया है और इसी बहाने उन्होंने परिवारवाद और ये करप्शन यानी भ्रष्टाचार और जो तुष्टीकरण है इस पर भी हमला बोला। तो काफी तैयारी करके आए थे। हाँ, लेकिन कितनी भी आप तैयारी करें, जब आप विशुद्ध राजनीतिक बात करेंगे तो जनता उसको तो प्राप्त करेगी, ग्रहण करेगी आप क्या बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के जो पिछले भाषण थे उनसे अलग था और इस भाषण में भी उन्होंने वो विश्वकर्मा वाला एक नया एजेंडा एक दे दिया कि चुनाव पहले इस लाइन पर काम करते रहेंगे और क्या क्या आगे कर सकते हैं उसके बारे में बताया। तो एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, आज का भाषण जो है उसके कुछ ऐसी पंच लाइन्स हैं जो आप फरवरी मार्च जब इलेक्शन मोड में इस देश आएगा तो उस वक्त भी उस लाइनें इस्तेमाल की जाएंगी। अब इस पर निश्चित उन पंच लाइन्स पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। रमन कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, प्रतिक्रियाएं क्या है प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर राजनीतिक गलियारों में? देखिए, राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा है प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस पे। जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि उन्होंने कहा कि अगली बार फिर तिरंगा फहराऊंगा, देश की प्रगति के बारे में बताऊंगा। यानी कि अभी चुनाव हुआ नहीं है, 2024 से पहले पूरा देश जो है चुनावी मोड में धीरे धीरे आ रहा है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री को बीजेपी और एनडीए को जिताना है। लेकिन जिस विश्वास के साथ उन्होंने ये बात कही कि अगली बार फिर से मैं तिरंगा फहराऊंगा, जब ये सवाल मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल तिरंगा वो फहराएंगे, लेकिन अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे, लाल किले पे तिरंगा नहीं फहराएंगे। यानी कि पूरा जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पक्ष हो या विपक्ष पूरी तरीके से राजनीति में जुट गया है। और जिस तरीके से मोदी जी इस बार व्हाइट कुर्ता काले रंग की जैकेट में नजर आए, जोधपुरी बांधनी प्रिंट साफा पहना था जो पीला हरा और लाल रंग का था। इससे पहले जो मानसून सत्र था उस मानसून सत्र में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात वो कर चुके थे और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के 81 साल पूरे होने पर पूरे बीजेपी के सांसदों ने परिवारवाद, क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया के नारे लगाए थे गांधी प्रतिमा के सामने। और वही जिक्र एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया है। जी रमन जी, सवाल ये है कि क्या वाकई में परिवारवाद का जो नारा है वो बीजेपी अब देने के एक तो नैतिक अधिकार रखती है? जब हम देखते हैं बीजेपी में एक लंबी लिस्ट है जहां पर पिता पुत्र दोनों राजनीति में है, माता बेटा राजनीति में है या बेटी राजनीति में है, एक लिस्ट है जिसे हम साझा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बात
ये नहीं है कि परिवारवाद कांग्रेस में कितना है और प्रधानमंत्री हमला करे। बात ये भी है कि 9 सालों के शासन के बाद भी आप परिवारवाद पर ही अटके हैं। यानी कि वाकई में राजनीति में जनता के पास जाने के लिए, चुनावों में जनता को संदेश देने के लिए आपका काम कम पड़ जा रहा है और परिवारवाद का आपको सहारा लेना पड़ रहा है। विजय उपाध्याय जी। नहीं, देखिए ये दोहरा वार करने की कोशिश है। एक तो प्रधानमंत्री आज के भाषण से उन्होंने एक मानसिक बढ़त लेने की कोशिश की, मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की अपोजिशन के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की और भरपूर उन्होंने अपना ये दिखाया कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और मुझे अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्ति है। तो एक तरफ उन्होंने किया, दूसरा ये जो अटैक करते हैं वो जिन मुद्दों पे, देखिए विपक्ष कोई बड़ा नैरेटिव सरकार के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम है। जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता है वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। जिस तरीके से 2G और CWG के मामले को लेकर बीजेपी ने 2-3 साल तक उसको खींचा और 2014 के चुनाव तक खींचा था, इस तरह का कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं है अपोजिशन के। और जो मुद्दे इनके पास रहते हैं वो थोड़े दिन बाद विपक्ष उन्हीं मुद्दों को खुद ही छोड़ देता है। लेकिन जो अस्थायी मुद्दे बना दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अटैक करने के लिए, एक तरफ तो वो अपने काम की बात करते हैं, लेकिन आप जानती हैं जनता सिर्फ काम पे वोट नहीं करती है। हम लोग ये मानते रहे हैं कि विकास करने से भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। जैसे इंदिरा जी रायबरेली से हार गई थी, कांग्रेस 98 में अमेठी सीट हार गई थी। तो डेवलपमेंट भी जीत की सुनिश्चित गारंटी नहीं है कि आप अगर बहुत विकास करेंगे। लेकिन अब गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है, देश बहुत बदल गया है, चीजें बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं, नए तरीके की पॉलिटिक्स है। और जो आज के दौर की राजनीति है उसमें खुद को नरेंद्र मोदी और बीजेपी बाकी राजनीतिक दलों से 2-3 कदम आगे हमेशा रखने की कोशिश करते हैं और एक दूरंदेशी से सारे अपने कार्य योजनाएं बनाते हैं कि मुझे आज ये करना है 15 अगस्त 2023 को, तो हमें अप्रैल 2024 में मुझे क्या करना है, वो प्लान इनका चेकआउट रहता है पहले से। और सारी चीजों को अपनी एक विशिष्ट व्यूह रचना के साथ वहां पर ले जाते हैं और विपक्ष कई बार उसमें ट्रैप भी हो जाता है। लेकिन इस तरह की व्यूह रचना विपक्ष नहीं कर पाता। एक तो विपक्ष में एकता की जो बात है वो सुनिश्चित होने में पता नहीं कितना दिन लगेगा। जो अभी इंडिया आया है सामने, इसमें भी जो 26 दल हैं, अगर एक तरीके से बोलना शुरू करें, एक तरीके से घेरना शुरू करें तो शायद बात बन सकती है। लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं है। सोशल मीडिया एक नया इंस्ट्रूमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है 2014 से, और 14 में बीजेपी ने बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल किया, 19 में इस्तेमाल किया। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पे अपोजिशन बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और जो यूट्यूब है वहां तो अपोजिशन का बिल्कुल दबदबा है। आप अगर विपक्ष के नेताओं के यूट्यूब देखेंगे या जो सरकार के खिलाफ व्यवस्था के विरोध वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनके यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उनके व्यूज बहुत ज्यादा हैं, मिलियंस में हैं। लेकिन विपक्ष की इस स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे प्रेजेंस है, इसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे कितना हो रहा है, ये 2022 के यूपी के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के बावजूद 2022 के यूपी के विधानसभा में बीजेपी अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाती है विधानसभा चुनाव में। हालांकि सीटें उनकी कम जरूर हुई, लेकिन फिर भी 255 सीटें अकेले बीजेपी के आना बहुत बड़ी बात है 403 के विधानसभा में। तो विपक्ष मजबूत है, बहुत से पहलू पे वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल मीडिया में विपक्ष के नेताओं से ज्यादा जो सपोर्ट सिस्टम है विपक्ष का या सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं। और एक इकोसिस्टम ऐसा है जो विपक्ष से अलग हटके अपना काम कर रहा है और वो चाहता है कि मोदी सरकार दोबारा जीत के ना आए। अब मोदी क्यों परिवार की चर्चा करते हैं, क्यों उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे 2014 से वो लगातार उठा रहे हैं पोजीशन के खिलाफ? इसलिए उठाते हैं कि अभी भी बिक रहे हैं वो मुद्दे, अभी भी उनमें काफी अभी उसमें कीमत बाकी है, वो बार बार बिक रहे हैं। और जनता को वो ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि हम इसीलिए अलग हैं कि उनके यहाँ ये बुराइयां हैं और हम इन बुराइयों से अछूते हैं। खासतौर पे परिवारवाद तो ठीक है कि बीजेपी के बहुत से नेताओं के बच्चे हैं राजनीति में, लेकिन ये बात भी सही है कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते और उनका मुख्यमंत्री होना भी सुनिश्चित नहीं होता है। वो पार्टी ही तय करती है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं या ढेर सारी पार्टियां ऐसी हैं जहां व्यक्ति पूजा बहुत जबरदस्त तरीके से, व्यक्ति पूजा तो भाजपा में भी है, लेकिन वो
व्यक्ति पूजा जो मोदी जी की पूजा है वो अलग है और बाकी पार्टियों की जो पूजा है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो परिवार के साथ जुड़ के पूजा है। तो ये जो अंतर है, इसलिए इसको बनाए रखना चाहते हैं मोदी जी अपने अचीवमेंट के साथ, अपनी योजनाओं के साथ। वो अपने जो अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनसे बीजेपी को अलग दिखाने की जो उनकी कोशिश है, इसलिए वो बार बार इसका जिक्र करते हैं। और उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही है। एक तरफ अचीवमेंट की बात की, दूसरी तरफ 24 में दोबारा भाषण देने की बात की, और ये भी कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को भी बताएंगे, और साथ में जो अपोजिशन पे हमला किया है ताकि जनता भूल न जाए, क्योंकि जनता की मेमोरी शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है। तो बीजेपी उन्हें भूलने नहीं देती, विपक्ष इस बात को अच्छे से नहीं इस्तेमाल कर पाता, वो खुद ही भूल जाता है मुद्दे। तो मेरा ये मानना है। जी, मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक जंग, राजनीति के मैदान में हर दांव की अपनी अहमियत होती है, और नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का भी कहीं न कहीं खाका यहाँ पर तैयार कर दिया लाल किले की प्राचीर से। सतीश के सिंह जी, आपने इस देश के कई प्रधानमंत्रियों के लाल किले से भाषण सुने हैं। इससे पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले इस तरह अपनी व्यूह रचना देश की जनता के सामने रखी है? देखिए, तमाम प्रधानमंत्रियों ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को और आगे की योजनाओं का जिक्र तो किया है, लेकिन करते आए हैं, सारे के सारे करते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है, उन्होंने राजनीति की परिभाषा ही अलग से गढ़ने की कोशिश की। उनका एक प्रमुख हथियार जो है, वो काम करने के अलावा, जो मैं कहता हूं कि वो प्रमुख हथियार जो है उनका संचार और संवाद है। तो इस लिहाज से वो अपना चुनाव प्रचार भी प्राचीर से कर ही डालते हैं, हर बार करते हैं। अगर आप 2000 मैं काम का भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले देखिए, आप उनकी भाषण में दो आज परिवर्तन देखे हैं। भले ही वो परिवारवाद पे हमला करते हैं, लेकिन मैं मोदी, मैं मोदी, मैं और मैं, मेरा देश, मेरा परिवार, ये भी एक उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है। दूसरी चीज, आपने ये देखा कि वो कम्युनिकेशन के किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो उनके पास आता है या वो पैदा भी करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। या अब अगर आप प्राचीर से इस भाषण के 2014 से 2023 तक के लबोलुआब देखिएगा, तो आज उन्होंने क्या बात कही। एक बात कही कि लगता है मेरे नसीब में ही है कि जिसका मैं शिलान्यास कर रहा हूं उसका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा, मैं करता आया। तो ये जो करते हैं उसका क्रेडिट भी लेते है कि नहीं। हो सकता है पहले के प्रधानमंत्री थोड़ा सबड्यूड रहते हो, लेकिन ये सबड्यूड नहीं रहते। मैंने कहा कि राजनीति की परिभाषा इन्होंने बदली है, जिसमें कम्युनिकेशन उनका प्रमुख हथियार है। तो वो बोलेंगे भी, वो अपना नाटकीय अंदाज में बोलेंगे, जुमले भी गढ़ेंगे, नारे भी लगाएंगे, कपड़ा लत्ता भी पहनेंगे, सब कुछ दिखाई पड़ता है। और ऐसे मौके पर वो दोनों चीज का, तीन तरह का इस्तेमाल करते हैं। एक तो जैसा कि कहा गया कि विपक्ष को डिमोरलाइज करने, दूसरा अपना एजेंडा रखने के लिए, और तीसरा जो अपनी कमियां हैं उनके ऊपर जो आरोप लगता है, जो उनके ऊपर बौछारें होती हैं, उसको ढक देना, छुपा देना। आप देखिए, अब हम 2014 से चलें, मैं थोड़ा समय लूंगा। 2014 से चले तो उसमें क्या उन्होंने जो घोषणाएं की थी, स्वच्छ भारत की, टॉयलेट, ये सारी चीजों की, जनधन योजना की, है कि नहीं। अब उसका विश्लेषण तो आप करिएगा कि क्या हुआ उसमें, कितना हुआ, नहीं हुआ, वो अलग चीज है, लेकिन वो कामयाब हो गए लोगों तक पहुंचाने में, और उसमें डिलीवरी भी हुई। फिर 15 में आते हैं तो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की बात की थी। आज कितना वो स्टैंड कर रहा है, इस पर तो हम अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये विपक्षियों का काम है। अब विपक्षी कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कितना अंकित होता है, ये उनके ऊपर है। 2016 में उन्होंने जीएसटी का कितना बड़ी जिक्र किया था, और जीएसटी में कई कमियां निकली और सब कुछ हुआ, लेकिन उसका भी वो बाद में किसी न किसी तरह से लाभ ले लेंगे। तो लाभ लेने के वो माहिर हैं।
फिर 2017 में न्यू इंडिया की बात की थी। न्यू इंडिया की बात अगर आप देखेंगे तो ये 2022 और 2023 के भी भाषण में है। 2047 का विकसित भारत उसी की बात है। तो वो एक नारा देने में किसान की आय की दुगनी की भी बात की थी 2017 में। अब क्या स्थिति है ये तो हम नहीं बताएंगे, जब हम प्रोग्राम आप बनाएंगे तब वो अलग से होगा, लेकिन ये विपक्षियों का काम है ना। 2018 में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की थी आयुष्मान भारत की, जो हेल्थ जो 5 लाख वाला बीमा वाला है, तो उसको भी 1 रैंक 1 पेंशन वाला भी किया था आर्मी में। उसके भी कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं कि भाई आया, अग्निवीर आया, क्यों आया, कैसे आया। और 2019 तो उनके करियर का प्रधानमंत्री के रूप में बहुत बड़ा वो था, जब जीत के भी आए और धारा 370 जो हटाई गई, उसका जो है उन्होंने सेहरा बांधा, जो कि जायज भी था। आप 2020 में आ जाइए तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कॉल उसी में दिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा इंडिया। कितना हुआ, क्या हुआ, बहुत कुछ काम भी हुआ इधर पीएलआई स्कीम वगैरह में। तो वो उस चीज वोकल फॉर लोकल जो एक नारा दिया गया था कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको मतलब रखें और पूरी दुनिया में फैलाएं, ये भी आया था। और 21 में जो है उनका गति शक्ति अभियान का जो सारे कार्यक्रमों को, सारी योजनाओं में गति प्रदान करनी है मिशन मोड में, ये करके आए थे। और उसका विश्लेषण तो विपक्ष अपने तरफ से करती है, मैं उस पर भी आऊंगा। और पिछले साल जब हम देखें तो पंच प्राण का नारा उन्होंने दिया था, और विकसित भारत की बात भी उसी में आई थी, जो आगे आज बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि चुनाव का समय है। वो एश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई, हमको विकसित बनाना है, हम ही करेंगे और हम ही देश के लिए काम करते हैं। तो ये है, जैसे उन्होंने कहा ना, मैं सपने भी देखता हूं तो आपके लिए ही देखता हूं। ये परिवार मेरा, आज जब परिवारवादी पार्टियों पर परिवार का आरोप लगाते हैं तो साथ में वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका परिवार पूरा देश है, पूरा जो सोशल जस्टिस के लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना वो है। ये अलग बात है, जो मैं कह रहा था कि मैं अंत में आऊंगा, कि ये जो अलग बात है कि भले ही वो महंगाई, बेरोजगारी, अवसर की कमी, उस तरह से किसानों की बात, ये सारी बात वो नहीं करते, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता है कि नहीं। लेकिन अभी आपने देखा इस साल जो अभी चर्चा भी हो रही थी, 2 स्कीम की उन्होंने घोषणा कर दी है, और दोनों घोषणा जैसे 2 करोड़पति या लखपति दीदी गांव में जो भी कहा है, तो आप इसका अर्थ, अभिप्राय और इसका जो क्या प्रतिफल होगा, इसका क्या लाभ उनको मिलेगा, वो आप समझ सकते हैं। एक तो वो है। दूसरा उन्होंने एक और चीज कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि अभी जो जन औषधि केंद्र चलते हैं उसकी संख्या लगभग दुगनी करने की, जिसमें जेनरिक दवाएं मिलती हैं। तो इसमें आप कहिएगा कि वेलफेयर भी है, इसमें आप कहिएगा कि चुनाव जीतने वाला मंत्र भी है, वो सब कुछ साथ लेके चलते हैं। अब ये भी है, आपकी विपक्षी पार्टियों का मैंने अभी रिएक्शन नहीं देखा है। आमतौर पर तो पहले परिपाटी थी कि जिस दिन लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री का भाषण होता था तो आमतौर पर विपक्षी पार्टियां नेगेटिव कमेंट नहीं करती थी, लेकिन अब क्या राजनीतिक परिदृश्य माहौल ऐसा है, हमें तो सुनने में आया कि विपक्ष के नेता जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, शायद वो आज लाल किला पहुंचे भी नहीं। तो ये एक माहौल के दृष्टिगत आप देखिए तो इसका एक अलग विश्लेषण है। तो वो हम देखेंगे। कम से कम अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचते हैं लाल किला तो संकेत राजनीतिक जो लिहाज है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, अभी विश्वकर्मा दिवस के ऊपर एक नए स्कीम की घोषणा उन्होंने आज कह दी है, उसका डिटेल तो बाद में आएगा। उसका भी आप देखिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम विशुद्ध डेवलपमेंट का काम होता है, वो वोट डेवलपमेंट का भी काम होता है। तो ये सारा कुछ साथ चलता है मोदी जी के डिक्शनरी में। तो अब ये है, और बाकी तो विपक्षी पार्टियां जब आएंगी तब देखेंगे। वो तो वही कहती है कि इनका तो 2 ही लोगों का परिवार है, मोदी जी का, अडानी जी का, अमित शाह जी का। सतीश के सिंह जी, आपने जितनी भी बातें कही उसमें 3 बहुत अहम बात है।
एक तो ये कि मोदी बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, दूसरी ये कि मोदी बहुत बड़े वक्ता हैं और तीसरी ये कि वो बहुत ही अच्छा जनता के साथ कनेक्ट करने का रास्ता जानते हैं, माध्यम जानते हैं और उनका उपयोग भी कर रहे हैं। और इसीलिए वो हर साल एक नया जनता के सामने एक नई तस्वीर रखते हैं। सोशल रिफॉर्म्स, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो जो सिलेंडर गैस प्रोवाइड कराए वो हो, तमाम जो सोशल रिफॉर्म्स के काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं। एक पक्ष बहुत बड़ा है जो ये भी कहता है कि इतने बड़े सोशल रिफॉर्म्स जिसमें निचले तबके के लोगों को फायदा वाकई में हुआ, वैसा इतना पिछले कुछ सालों की राजनीति में देखने को नहीं मिला। ये मोदी की सरकार की उपलब्धियां अगर है या मोदी की उपलब्धि है, क्योंकि मोदी ने अब मैं और मेरे परिवारजन, हालांकि देशवासियों से परिवारजन में शिफ्ट होने में उन्हें समय लग रहा था और इसलिए आज जब परिवारजन बोल रहे थे तो कई बार फंबल भी हुए, 2-3 बार तो मैंने खुद आधे घंटे में सुने। लेकिन सवाल ये है कि परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी और परिवारवाद का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाद पर केंद्रित हो गए हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाद पर केंद्रित नहीं है, पूरी बीजेपी व्यक्तिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है और व्यक्तिवाद के नाम पर ही पार्टी को आगे बढ़ा रही है। हेमंत तिवारी जी, सवाल ये उठता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री एक सुनियोजित रणनीति के तहत तमाम उन रास्तों को अपनाता है जो उसे अपनी कुर्सी पर बने रहने में मददगार होते हैं, तो लाल किले की प्राचीर को भी अगर वो माध्यम बनाता है और जनता उसे उसका समर्थन देती है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात से सहमत होंगे कि राजनेता, राजनीतिक दल और राजनीतिक लोगों के बीच जाने की जो चुनावी तैयारी है 2024 में, बहुत गलत नहीं बता पाएंगे लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल भी अपने चुनावी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनीति का यह जो दौर है वह अलग किस्म का है। अब व्यक्तिगत हमले होते हैं, आपने क्या बोला क्या नहीं किया इस पर हमले होते हैं, इस पर हमला होना स्वाभाविक है। देखिए एक बात जानिएगा, नरेंद्र मोदी 2014 में जिस तरीके से आए और आज तक जिस कैरेक्टर में हैं, नरेंद्र मोदी ने एक अलग नैरेटिव सेट किया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद कोई ऐसा करिश्माई नेता इस देश में नहीं हुआ जिसके चेहरे को लोग तजवीज करके सोचे कि उनको क्या करना है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत बन चुका है आज की तारीख में, अगर दूसरे राज्यों से डेफिसिट होगा तो उत्तर प्रदेश संभाल लेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। यह सच्चाई है कि अपोजिशन को भी स्वीकार करना पड़ेगा, भले उसको बोले ना, कहे ना, व्यक्त ना करें, और इस देश में सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव में तस्वीर, शक्ल नरेंद्र मोदी की रखी जाती है और नरेंद्र मोदी की वही स्कीम जो पब्लिक से सीधे जुड़ी हैं, जिन पर लोगों ने आज तक नहीं ध्यान दिया, जो पब्लिक से सीधे जुड़ी है, कमजोर तबके जुड़ी हुई हैं, उनको फायदा मिल रहा है। तो किसी जात धर्म का हो आकर के मोदी के नाम वोट देता है। मोदी ने हमको पेंशन दी है, ये मोदी ने घर दिया। मैं आपको अपनी तजुर्बे की बात बता रहा हूं और इन्हीं इश्यूज पर पूरा अपोजिशन नरेंद्र मोदी को घेरता है, कुछ कहता है। उन्होंने क्या बोला आप ध्यान करिएगा कि 1980 में जब इंदिरा गांधी बाउंस बैक उन्होंने किया, तब शायद कुछ पॉलिटिकल इस तरह की बातें उन्होंने बोली थी, मैं पढ़ रहा था कहीं उनके उस भाषण को। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा पॉलिटिकल बोलते हैं क्योंकि वक्त का बड़ा फेर है। नरेंद्र मोदी अपनी स्कीम्स भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, उस स्कीम का कंप्लायंस कैसे करेंगे ये भी बोलते हैं, खाली लाल किले की प्राचीर से नहीं, अन्य भाषणों में भी। और नरेंद्र मोदी इसको करते हैं। जैसे आपने जन औषधि केंद्र की बात अभी देखी, अभी 5 दिन पहले किसी ने कहा था 300 रुपए की दवा आपने मंगाई, मेरे से कहा और कहा हम तो जो मोदी वाला है उसी से 20 रुपए लाए भैया, 1.5 महीने चल रही। मेरे कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल इतना क्यों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इन्हीं पैमाने पर चीजों को ट्राई किया है, टेस्ट किया है, सफल रहे हैं।
2018 की स्थिति आप देखिए, जब इस देश में नोटबंदी हुई, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समीक्षक कहते थे कि सरकार तो उलट पलट जाएगी, लेकिन उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने एक अलग वोट बैंक तैयार कर लिया। वो जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, तो नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस उन बातों पर रहा है जिन बातों पर पिछली सरकारों ने या दशकों तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और वो अब उनको फायदा दे रही है। आप सोचिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के परफॉर्मेंस पर 2022 का इलेक्शन थोड़ी जीता भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी की सेंट्रल स्कीम्स थी। मुसलमान वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, आप सोचिए, वो भी योगी महाराज जी के शासन में कितने % मुस्लिम वोट आए, ये रिकॉर्ड पे है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि नरेंद्र मोदी ने चूंकि नए तरीके से आए, नए मिजाज की पार्टी, एक तो एग्रेशन मूड की पार्टी उन्होंने तैयार की, उसी मोड पे चले, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए उनका मजबूत रहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने की पूरी तैयारी धीमे 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 कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्कआउट करती है, और अभी आप बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी का, मैंने आपसे क्या कहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का अंदाज देखिए कि अगली बार हम आएंगे, हम यहाँ से ये भाषण देंगे, वो उसमें पूरा भरोसा है, उनको मालूम है उनको कहां से कैसे क्या हो रहा है। खाली एक छोटा उदाहरण दे दूं, जैसे प्लेइंग कार्ड लोग खेलते हैं ना, तो कुछ पत्ते देखते हैं कितने पत्ते गिर गए जमीन पर, कुछ पत्ते ऐसे बचाए रहते हैं, उनको मालूम है कि 7 से लेकर 12 तक अगला उन्हीं का गेम है। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी भी इसी अंदाज से चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तो हर भाषण की बुराई होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता कुछ से कुछ बड़ा परिवर्तन उनके अंदाज में आ जाता है। आज भी आपने देखा होगा, वो पॉलिटिकल बात तो हर जगह कर लेते हैं। हाँ, एक और जरूरी चीज जिसको लोग नहीं कर पाए, आज तक हिंदुस्तान में लोगों ने बड़ी कोशिश की, नरेंद्र मोदी आजमगढ़ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं भोजपुरिया बोलते हैं, जिसका अपोजिशन और बाकी लोग, बहुत लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसको जमीन पे जाके आदमी देख सकता है। उनको पता रहता है 67वीं सीट जीत रहे हैं, 68वीं कहां हार रहे हैं। आप सोचिए, अपोजिशन घर बैठा है, कहीं नहीं ज्यादा मूवमेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2019 में जो 16 सीटें हारी थी, उस पर साल भर से काम चल रहा है, मखा जा रहा है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और दूसरी चीज, एक फाइनल चीज बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जो मैं बार बार कहते हैं, उसके पीछे सीधा सा कारण है, उन्होंने अपनी स्वयं की पर्सनालिटी, परिवार और समाज के प्रति जो परिवारवाद से बहुत दूर अपने आप को रखा। वो जानते हैं कि मेरे नाम पर वोट मिलता है, मेरे नाम की चीजें चलती हैं, बाकी संगठन करने के लिए है ये, इसलिए बार बार अपना उदाहरण, बार बार एक नहीं, ये मेरे ख्याल 50वां मौका होगा जब वो मैं करके बात करते हैं, मैं नरेंद्र मोदी ये कमिट करता हूं। तो उनको अपने चेहरे पर, अपने स्टेटस पर, अपने स्टेचर पर, और जो उन्होंने काम किया उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस उनसे झलकता है। जी, तो आत्मविश्वास जो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर दिखाया है, वो आत्मविश्वास बताता है कि वो तैयार है 2024 के लिए। 2024 से पहले 2023 के भी चुनाव होने हैं, और उसको लेकर भी कांग्रेस और पूरा अपोजिशन एकजुट हो तो रहा है, लेकिन जिस तरह सतीश केसिंग जी ने कहा कि कम से कम स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर रिएक्शंस जो हैं वो पहले नहीं आते थे, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि वो अपने घर झंडा लहराएंगे। और क्या कुछ कहा रमन कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, रमन जी, और विपक्ष, दोनों विपक्ष के बाकी नेताओं की तरफ से भी टिप्पणियां, प्रतिक्रिया किस तरह की आई? अपना सवाल दोहराएं। रमन जी, जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो अगली बार झंडा अपने घर से लहराएंगे, वैसे ही दूसरे विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया किस तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया किस तरह है? प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास से उनका विश्वास कुछ डगमगा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री आज पूरे कॉन्फिडेंट में थे, कॉन्फिडेंस उनका काफी ज्यादा हाई था, और जिस तरीके से परिवारजन शब्द जो है उसका जिक्र लगातार उन्होंने 26 बार किया कि मेरे प्रिय परिवारजन, यानी कि उनके लिए पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी उनके लिए परिवार है। और इस बात का एहसास कराने की उन्होंने कोशिश की कि अगला 5 साल काफी महत्वपूर्ण है। जब तीसरा पायदान जो है 5 साल उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर वे 2024 में तिरंगा फहराएंगे।
और साथ साथ ये भी कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाए तो हमारा देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ रह रहा है। यानी कि पूरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उन्होंने आज बता दिया अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में, और उसको ध्यान में रखकर विपक्ष के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंस जरूर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने कॉन्फिडेंस है नहीं, उतने कॉन्फिडेंट है नहीं, क्योंकि मणिपुर की घटना का उन्होंने 2 बार जिक्र किया और मणिपुर की घटना का जिक्र करते उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल हो गई है। तो विपक्ष का ये कहना है कि अगर शांति बहाल हो गई तो ये बात आप मणिपुर जाकर कहते तो उसका असर ज्यादा पड़ता, न कि लाल किले की प्राचीर से आप कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है धीरे धीरे। तो इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का ये कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आगे चलने वाला नहीं है और आगे आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री को या बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, सतीश के सिंह जी के पास वापस जाना चाहूंगी। सतीश के सिंह जी, सवाल ये भी है कि अगर इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले पर साल दर साल सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के समक्ष एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में रखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा लाल किले से दिए जाने वाले भाषण का स्वरूप ही बदल दिया। पिछले 9 सालों में ये स्वरूप बदला गया है और पूरी तरह से आज अगर 9वें भाषण के रूप में हम देखें तो ये पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसे में देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव, लोगों को दबाव कहें या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की, क्योंकि विपक्ष इसे दबाव कहेगा और प्रधानमंत्री या बीजेपी इसे लोगों से दिल जोड़ने की बात कहेगी। तो क्या नरेंद्र मोदी आज जनता के बीच और एक कदम आगे परिवारजन के रूप में पहुंचने में सफल होंगे? सतीश के सिंह जी। सतीश जी शायद नहीं है। जी हेमंत जी, सेम सवाल, वही सवाल मैं आपसे मैं तो जवाब दे दूं, लेकिन क्षमा चाहूंगा, विजय उपाध्याय जी अभी है मौजूद। जी जी, लग रहा आप देख नहीं पा रहे हैं। विजय जी आपके पास आती हूँ। सतीश जी क्योंकि वरिष्ठ हैं और मैं नहीं चाहती थी कि क्रम का सिलसिला वही बना रहे, लेकिन विजय जी जो सवाल मैंने सतीश जी के लिए रखा कि प्रधानमंत्री अपने मकसद में कितने कामयाब होंगे? देखिए ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के इस डिबेट में जो बातें निकल के आती हैं उसमें किसी लीडर में क्या गुण होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि जब सतीश जी ने अपनी बात रखी थी तो आपने कहा है कि एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे देखते हैं, तो एक लीडर में अच्छा वक्ता होना, अगर वो पॉलिटिकल लीडर है, अच्छा स्ट्रेटजिस्ट होना, उसका दूरदर्शी होना, यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उसके पास होनी चाहिए, जनता के दिलों में उतरने की उसके अंदर महारत हो, अच्छा मनोविज्ञान समझता हो वो जनता का। इस तरह के पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पैरामीटर में नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं। जैसे रेडियो का इस्तेमाल उन्होंने किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस दौर में रेडियो का इस्तेमाल की, एक तरफ आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोदी जी ने सफाई से शुरू किया। ह्यूमन नेचर जो आमतौर पे कहा जाता है कि सफाई से रहना चाहिए। हम लोगों को माँ बचपन में सिखाया करती थी और कविताएं हम लोग रटते थे कि सुबह उठिए दांत में मंजन, आंख में अंजन, नित कर सिखाया। लड़कों को कब सिखाया? माँ खुद ही सफाई करती थी, लड़के गंदगी करते थे। नहीं माँ सिखाती थी। देखिए मेरी माँ तो सिखाती थी और साफ पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में आरओ का चलन नहीं था। और साफ पानी पीना चाहिए और बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाती थी। कोई भी प्रधानमंत्री अगर ये कहे, हम लोग बचपन में एक निबंध भी लिखा करते थे कि इस देश में अच्छे लीडर की कमी है। एक दौर ऐसा था 80 से, हालांकि थे बहुत अच्छे लीडर, राजीव गांधी जी बहुत अच्छे लीडर थे, इंदिरा जी बहुत अच्छी लीडर थी। मैं संजय गांधी को बहुत विजनरी लीडर मानता हूँ। लोग उनकी आलोचना करते होंगे बहुत से लोग, लेकिन मैं निजी तौर पे उनको बहुत विजनरी लीडर मानता हूँ। और किसी भी नेता में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अच्छाइयां देखना चाहिए कि उनमें अच्छाइयां कितनी ज्यादा है। एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना जरूरी होता है।
मोदी जी ने सफाई से शुरू किया और उसका एक अभियान शुरू किया, तो एक सिलसिला अगर आप देखें तो जो मानव जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी जो चीजें उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं, वहां से वो शुरू करते हैं। हर घर शौचालय, बहुत से घरों में शौचालय बने, 12,000 रुपए उन्होंने दिया। और मैं इस देश की जनता में 2-3 तरीके के लोग हैं। एक तरीके के वे लोग हैं जो शौचालय सरकारी बन रहा था, वो मान गए कि ये सरकारी शौचालय भले उनके घर के कैंपस में बन रहा था, उनकी जरूरत के लिए बन रहा था, वो झांकने तक नहीं गए कि अगर अच्छा बन रहा है कि खराब बन रहा है, कमीशन खाया जा रहा है कि नहीं खाया जा रहा, उन्होंने नोटिस नहीं किया। बन गया तो कभी यूज किया, नहीं किया तो उसमें उपले रख दिए या फिर उसको स्टोर बना दिया। तो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है। लेकिन शौचालय बनने के बाद उसको एक उसके अंदर एक प्राउड तो आया कि हमारा कोई रिलेटिव आएगा तो उसका इस्तेमाल हम कहेंगे कि करो भैया, हमारे यहाँ देखिए शौचालय बना हुआ है। इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं जिन पे काम बहुत पहले होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। तो एक तो मोदी जी के जो हम लोग बात कर रहे हैं कि उनके अंदर गुण, जैसे एचआर जब हायर करता है किसी को तो उसके एबिलिटीज को टेस्ट करता है, तो भारत की जो जनता एचआर के रोल में है, उसने एबिलिटीज को देखी और उन्होंने हायर किया नरेंद्र मोदी को। और 14 में भी नरेंद्र मोदी बीजेपी से बड़े नेता थे। बीजेपी की सिंबल उनके लिए पहचान नहीं था, बल्कि कमल का फूल मोदी के तौर पे था। हम लोग गांव में रिपोर्टिंग के लिए जब जा रहे थे तो इतना सरप्राइज होते थे, जनता कहती थी भाई हम लोग पूछते थे भाजपा को दोगे, कहे नहीं हम मोदी को देंगे। तो ये जो चीज जो कनेक्ट था उनका, उस कनेक्ट को उन्होंने बनाए रखने की कोशिश की। और एक और बड़ी चीज है जो मार्केटिंग कंपनियां इस्तेमाल में लाती हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे कार बने या टूथपेस्ट बने, कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ब्रांडिंग नहीं करते हैं। उसमें कोई अगर मैं पुराने जमाने का एक साबुन है रिन, पहले वो सिर्फ रिन आता था, फिर सुपर रिन हुआ, फिर सुपर शक्ति रिन हुआ, महाशक्ति रिन हुआ, तो वो ब्रांड चेंज होना चाहिए। जैसे आजकल एंड्रॉइड फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो एक तरफ आपको अपडेट रहना है, दूसरा अपनी ब्रांडिंग प्रॉपर करनी है और नयापन लाना। अगर नयापन नहीं होगा तो आप सेम पैकेज चेंज कर देंगे, लोग लगेंगे नहीं इसमें तो यार वो कोई बात नहीं। तो देखिए पहले टूथपेस्ट प्लेन सफेद आते थे, फिर उसमें स्प्रिंकलर्स आने लगे लाल नीले पीले, फिर उसमें धारियां आने लगी कि पेस्ट दबाइएगा तो अलग अलग कलर के उसमें पेस्ट में अलग अलग कलर दिखाई देगा। तो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की तो ये जितनी मार्केटिंग की जितनी स्ट्रेटजी थी, जितने टिप्स थे, ट्रिक्स एंड टिप्स थे, वो राजनीति में मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर इसको विस्तार से बात करते हैं, हम लोग जब सोचते हैं विस्तार से, तो हम देखते हैं कि ये ट्रिक्स एंड टिप्स केजरीवाल ने भी इस्तेमाल किया। उनके साथ डिनर के लिए बुलाया, चाय पे बुलाया, ये वो दुनिया भर की चीजें की, उन्होंने अपने को स्थापित किया। राहुल जी ने भी कुछ प्रयोग किए, लेकिन वो प्रयोग उनके सस्टेन नहीं करते हैं, थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं और फिर नया प्रयोग जो होता है वो इतना लंबा गैप हो जाता है कि पुराने प्रयोग से जो लोग जुड़े होते हैं वो छूट जाते हैं। तो जब हम एक लीडर के तौर पर देखते हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पे और एक लीडर के तौर पे, तो आज की राजनीति में मोदी जी सब पे भारी हैं अपनी उम्र के बावजूद। और जो मोदी जी के पास टीम है, वो देखिए, वो राष्ट्र के भक्ति को भी जोड़ते हैं। कोरोना के समय आत्मनिर्भर भारत ले आए। अभी बहुत सी बात हमारे सीनियर सतीश जी कह रहे थे, हम हर स्कीम की आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना तो होगी। एकदम जैसे मैं बोल रहा हूं या आप एंकरिंग कर रही हैं, तो ना सारी चीजें आप सही कह सकती हैं, ना मैं किसी को आलोचना करना होगा तो 10 खामियां आप में निकाल देगा, 10 मेरे में निकाल देगा। लेकिन टोटलिटी में कितना हुआ? क्या 60% सक्सेस रेट आया या 80% तक आ गया? अगर 80% तक सक्सेस रेट है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसको 100% मानना चाहिए। 20% लीकेजेस हर जगह होते हैं, लेकिन मोदी के साथ भी है। मेरा उपाध्याय जी, मेरा मानना है अगर 50% भी है, क्योंकि इससे पहले तो ये कहा जाता था कि 1 रुपया बेचते हैं और 10 पैसा पहुंचता है, तो बात 15 रुपए पहुंचते हैं। मंशा क्या है आपकी, और उसके बाद मंशा के बाद एग्जीक्यूशन क्या है। तो कम से कम नरेंद्र मोदी यहाँ पर मंशा भी दिखाने में सफल हुए हैं और उसके एग्जीक्यूशन में कहीं कुछ सफल जरूर हुए, तभी जनता ने उन्हें दूसरी बार 2019 में भी चुनकर भेजा। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी ने चुनाव को आम आदमी वर्सेस अपोजिशन बना दिया था। स्पष्ट पहली तारीख को उन्होंने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा ये चुनाव, इस बार का 2019 का चुनाव आम आदमी वर्सेस विपक्ष होगा, यानी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी आम आदमी के रूप में अपने आप को सामने रख चुके थे। इस चुनाव में वो एक कदम और आगे बढ़े और यहाँ पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपना परिवार जन, एक नया संदेश, एक स्पष्ट रूप से लोगों से कनेक्ट करने का जो प्रयास उन्होंने किया है। हेमंत तिवारी जी, विजय जी, आप कुछ और एक लाइन इसमें और मैं कह दूं, एक लाइन मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है
चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो, हर जगह दिखाई दी। उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनकी हर स्कीम में इतना फायदेमंद रही है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि लाभार्थी वोटर पहली बार, यानी सरकारी योजनाओं के जरिए रूलिंग पार्टी को वोट देने वाला समूह इस देश में पहली बार दिखाई पड़ा। एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति से, चाहे जनधन खाते से या उज्ज्वला योजना से या किसी दूसरी स्कीम से, गांव के हर व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की। एक तीसरी बात जो उन्होंने विश्वकर्मा वाली याद जोड़ी है, आप इसका इम्पैक्ट समझ लीजिए। मैं वही बात बताना चाहता था। हेमंत जी हमारे बड़े भाई हैं, ये भी इसको नोटिस करेंगे। इन्होंने जो ये 15-20 हजार करोड़ के पैकेज की बात की है, आप जानती है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो भारत में बहुत बड़ी आबादी है जिसमें हुनरमंद लोग हैं, और ये हुनरमंद लोग हिंदू में ही नहीं है, मुस्लिम समाज के पसमानदा क्लास में है। यानी जो नाई हिंदू का है वो वहां सलमानी है, पसमानदा है। जो यहाँ कोरी है वहां अंसारी है, बुनकर बिरादरी में। उन सब के लिए वो टूल किट ले आएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा कनेक्ट होगा। कितनी उत्तर प्रदेश में 30% करीब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन है, और ये जो 30% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है ये 2014 से मोदी जी के साथ जुड़ा है। और सिर्फ मोस्ट बैकवर्ड कास्ट नहीं, मोस्ट शेड्यूल कास्ट भी। यानी कि उत्तर प्रदेश में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं, यहाँ शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी जो जाति है, आबादी है जिसकी, वो है जाटो समाज। मायावती जी जिस समूह से आती है, करीब 10-10.5 से 11% उसकी है 1931 की सेंसस के हिसाब से। और सेकंड नंबर पे पासी समाज है। इसके अलावा बाकी सब हुनरमंद जातियां हैं, किसी को कोई न कोई हुनर उनको आता है, कोई न कोई काम वो लोग करते हैं। तो मोस्ट शेड्यूल कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को टच करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, और हर घर नल, ये 2 स्कीम्स मुझे ऐसा लगता है कि बावजूद इसके कि राम मंदिर है, बावजूद इसके कि और भी तमाम चीज है, देश की ताकत, डिफेंस पावर और दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की जो वॉइस है, तमाम चीजों के साथ उन्होंने जो ग्राउंड वर्क पे फोकस किया है और जो बात वो जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए शायद फैमिली बार बार कह रहे थे कि हर घर नल और विश्वकर्मा टूल किट, ये इनको सभी पसमानदा, सभी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की फैमिली से जोड़ने का मौका देगी। और मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है इनका 2024 के चुनाव के लिए। जी, मास्टर स्ट्रोक का ऐलान लाल किले की प्राचीर से। हेमंत तिवारी जी, विपक्ष का मनोबल, विपक्ष का आत्मविश्वास, विपक्ष की स्ट्रैटेजी और विपक्ष का गठबंधन, कितना असर उस पर पड़ेगा आज देश के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से? देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर देखें, यानी भौतिक तौर पर देखें, तो पिछले 2-4 महीनों में अपोजिशन में थोड़ा उत्साह बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद में इतने हुनरमंद हैं, खुद उनकी टैक्टिक्स ऐसी होती हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है। मैंने आपसे क्या कहा शुरू में, पहले जवाब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी देखते हैं कि गुजरे सालों का सबसे कमजोर कड़ी क्या रही है, कौन अछूता रहा है तरक्की से। आप आश्चर्य करिएगा, आजादी कितने सालों बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां 90% दलित, वो बीपीएल कार्ड उसका नहीं बना था। आप आश्चर्य करिएगा। और 95% दलित और जो कमजोर पिछड़ा है उसके खाते में सीधे पैसा जाता है। बुनियादी फर्क है। आदमी देखता है हमारे लिए क्या हुआ, आपका इतिहास क्या है नहीं देखता। तो काम से, पर्सनालिटी से, एक तो पर्सनालिटी से नरेंद्र मोदी की कितनी भी आलोचना की, नरेंद्र मोदी को अगर गाली दी जाए, हम सबने देखा है कि नरेंद्र मोदी को गाली दे तो उस गाली का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और लाखों वोटों में उसका कन्वर्जन हो जाता है। तो ये तो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी है। कोई कुछ कहे, ये क्वालिटी है। और आज का जो भाषण है, मैं पिछले 14 से लेकर के 22 तक के भाषणों पर नहीं जाता, क्योंकि मेरा मानना है अपोजिशन या समालोचक कुछ भी कहे कि उन्होंने जो कहा, ये कहा, खाली बयानबाज है, एक से उन पे इल्जाम लगे। लेकिन हर स्कीम का नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने फायदा लिया है। ये पैन इंडिया भी है और पॉकेट्स में भी है, ये रिकॉर्डेड है। मेरा मानना है कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। उसके पहले 100 गालियां उसको आती थी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को प्रूव किया है।
और आज के भाषण में आप देखिएगा, ये कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी चीज होती है, हवा की नहीं है। दूसरी बड़ी चीज मेरा एक और मानना है कि खासतौर पर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी आज की तिथि में नरेंद्र मोदी को ओबीसी का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है। हिंदी भाषी राज्यों के बारे में तो मैं गारंटी करता हूं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब इन स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होते हैं बहुत से राज्यों में, तो वहां का कोई लोकल लीडर चेहरा नहीं होता, चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बार जिता भी देते हैं, अक्सर जिता देते हैं। मैं कर्नाटक के परिणाम या आने वाले विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे से, नरेंद्र मोदी ने निचले क्लास में जो कनेक्ट स्टैब्लिश किया है अपनी तमाम स्कीम से, जिसको लोग हवा में उड़ा देते हैं लेकिन वो वोट में तब्दील होता है, उसको देखते हुए अभी भी भारतीय जनता पार्टी का 2024 के परिप्रेक्ष्य में अपर हैंड है। और अपोजिशन भले इकट्ठा हो रहा है, तमाम चीजें हैं, अपोजिशन अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की बराबरी कर सके। कांग्रेस ने राहुल गांधी को चेहरा बनाया, आगे बढ़ाया, पराजित हुए, बुरी तरीके से पराजित हुए। तो एक जो नेचुरल बेनिफिट है ये भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का है। चेहरा बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उस चेहरे में काबिलियत कितनी है। काबिलियत के लिए जरूरी है कि वो कितना राजनीति को वक्त देता है, और वक्त देने के लिए जरूरी है कि उसका राजनीति में सच में दिलचस्पी कितनी है और जरूरत कितनी है राजनीति उसकी। ये सवाल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में होता है तो विपक्ष के तमाम नेताओं को इस पर सोचना और लाजमी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोते उठते जागते बैठते सिर्फ राजनीति करते हैं। और जैसा कि वो कहते हैं और जैसा कि उन्होंने करने की आज के भाषण से, लाल किले की प्राचीर से भी जो उन्होंने भाषण दिया है, बार बार उसमें हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरे परिवारजन, तो मेरे भारत तक संदेश पहुंचाने में उनका जो मकसद है, रमन कुमार जी, कम से कम प्रधानमंत्री सफल हैं अपना संदेश देने में। हमारे सभी वरिष्ठ मेहमानों ने अपनी बात से ये स्पष्ट किया है। जाहिर है जनता तक ये संदेश जाएगा भी और आने वाले चुनावों पर इसका असर भी देखने को मिलेगा। जाहिर है कि इस साल का जो एक प्लान, जो एक और योजना की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज 9 साल के भाषण के बाद, 9 साल के उनके रिपोर्ट कार्ड के बाद हमें समझने की है, क्योंकि हम कुछ राज्यों के चुनावों की यहाँ पर जब चर्चा करते हैं हर दिन, तब ये भी देखते हैं, आरोप लगते हैं कि चुनावी साल है, आखिरी 6 महीने, आखिरी 5 महीने में कुछ घोषणाएं की जा रही है। लेकिन चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे टॉयलेट हर घर में हो, ये तमाम जो प्रयास किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, वो आखिरी सालों में नहीं, पहले सालों में और लगातार निरंतर उन पर काम भी हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, तो जमीन की परेशानी को उन्होंने समझा और जमीन की जनता को राहत देने का काम भी किया। आज भी उनके भाषण में राहत शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। रमन कुमार जी, आखिरी सवाल लूंगी मैं आपसे कि ये जो राहत देने का वादा जनता से किया है, क्या जनता भी उन्हें राहत देगी? जो नॉन स्टॉप काम करने का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने रखा है, क्या जनता भी विश्वास करेगी? जो मैंने पहले हेमंत तिवारी जी से पूछा था, विजय उपाध्याय जी से, क्या विपक्ष के कॉन्फिडेंस पर भी प्रधानमंत्री के भाषण का असर दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का असर आम जनता तक पहुंच रहा है। जैसे जनधन योजनाएं हैं या बाकी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका आम जनता के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसी प्रभाव के दौरान आप अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई से आम जनता त्रस्त है। और जिस तरीके से एक टमाटर की कीमत को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोलना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा। जब मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी तो टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्हें बात कहनी पड़ी कि आने वाले समय में टमाटर की कीमतें कम हो जाएंगी। टमाटर तो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि किस तरीके से सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है, अन्य फसलों की कीमतें बढ़ रही है और उससे आम जनता काफी परेशान है, बेरोजगारी से आम जनता काफी परेशान है। तो विपक्ष
की कोशिश ये है कि इन्हीं मुद्दों को आम जनता तक किसी तरीके से वो पहुंचाए, आम जनता तक उनकी बातों को पहुंचाए और सरकार की नाकामियों को उजागर करे। लेकिन अगर बात करें कि 2004 में जो 2004 से 2014 तक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2014 में जो माहौल था मनमोहन सिंह के खिलाफ में, अब जो माहौल है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, अगर उसका विश्लेषण करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक गुस्सा था लोगों में 2014 में मनमोहन सिंह के खिलाफ, उस तरह का गुस्सा नजर नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी की नाकामियां कुछ हो सकती हैं भले ही, लेकिन वो गुस्सा अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह है कि विपक्ष उस तरह का माहौल बनाने में सफल नहीं हो रहा है। महंगाई के तमाम मुद्दे के बाद भी विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर जनता को अपने साथ नहीं ले पा रहा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी महंगाई के बीच भी राहत की बात जनता के बीच करने में सफल हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश के प्रधानमंत्री के भाषण पे आपका जो ओपिनियन, आपकी जो राय, आपकी जो पूरी ऑब्जर्वेशन है वो बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जनता तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा और चुनाव में जनता उन्हें कितनी कामयाबी देगी, ये वक्त बताएगा। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।